Hello students, very good afternoon. So this is lecture number 2 of limit state method of unit number 2. So student, previous यूनिट नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसी के लेक्चर को अभी हम प्रोसीड करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक एजम्पशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में, यानी जितने भी बोर्ड की एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड की एग्जामिनेशन हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड की एग्जामिनेशन हो, ठीक है, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी एग्जामिनेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार, ठीक है। और ये जो रेफरेंस है वो IAS कोड से लिया गया है और इसके एजम्पशन है जो कि लिमिट स्टेट मेथड है या वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, दोनों के बारे में एजम्पशन पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ लिमिट स्टेट मेथड के एजम्पशंस के बारे में, जो कि काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भी रेफरेंस है, ये रेफरेंस है हमारा IAS कोड 456/2000, ठीक है। टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक है हमारा assumption in limit state method। लिमिट स्टेट मेथड के क्या एजम्पशन है। लिमिट स्टेट मेथड को हम शॉर्ट फॉर्म में LSM भी कहते हैं। क्या कहते हैं? LSM, ठीक है। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड को क्या कहते हैं हम लोग? WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। बट यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं LSM के बारे में, ठीक है। तो ये एजम्पशन है, यानी कि क्या क्या माना गया है। बहुत सारे एज्यूम किए जाते हैं, बहुत सारे एजम्पशन होते हैं किसी भी चीज़ को ये करने के लिए, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, ये जो एजम्पशन है वो कहाँ से लिया गया, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आपको पता है, जो हमारा कोड फॉलो करता है IAS 456/2000, ये हमारा कोड है जहाँ से कंक्रीट डिज़ाइन को फॉलोअप किया जाता है। यानी कि IAS 456/2000 कोड है विच कन्फर्म डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, ठीक है। IAS 456 कौन सा कोड है? जो कि कंफर्म करता है हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर को, डिज़ाइन को, ठीक है। मतलब जो भी हम रेफरेंस लेंगे वो इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 से ही लेते हैं। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे कोड ने ये एजम्पशन दिया है जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट होता है, मैं उसी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि अभी आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ही देने हैं, ज़्यादा फोकस बच्चों का उसी पे होता है, ठीक है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका फोकस आगे के लिए होता है। तो मैं उन सारे बच्चों के लिए तैयारी करा रहा हूँ जो बच्चे, सारे लेवल के बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं, जिनकी लेवल कोई बच्चे थोड़ा सा धीरे धीरे समझते हैं, किसी बच्चों को काफ़ी जल्दी समझ में आ जाता है। तो मैं उन सारे बच्चों को माइंड में रखते हुए ये जो मैं लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ, ताकि मैं सारे बच्चों को समझा पाऊँ। क्योंकि जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस हमारा है, आप सारे को पहले हम यूनिवर्सिटी में पास करा पाएँ, ठीक है, उसके बाद ही आगे का है, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से बैच ऑलरेडी चला रहा हूँ। तो वहाँ पे जो बच्चे उस टाइप से हैं, वहाँ पे आकर के अपना पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अभी क्लासरूम के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जो कि स्टेट बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, वो अगर आप हमारी वीडियोज़ को अगर देख लेते हैं एटलीस्ट, और उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर में, ठीक है। कहीं से कोई चीज़ तो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियोज़ को देखें, हमारे लेक्चर नोट्स को कंप्लीट करें, दैट्स एनफ। आप सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही नहीं, यूनिवर्सिटी के बाद में भी अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा करके देखेंगे डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर का, तो आपसे जरूर क्वेश्चन बनेगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप बना करके देखेंगे, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के। इससे पहले भी मैंने जो भी पढ़ाए हैं स्ट्रक्चर्स के पेपर, जैसे कि मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, या इसके अलावा डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, उन सारे के पेपर को आप उठा करके देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, डिफरेंट कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है और आपको क्या जानकारी हुआ है और आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मैं पढ़ाता भी हूँ और मैं खुद भी पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैं ये एनालिसिस करता हूँ, और देखिए, पढ़ाना सबको ही अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाना अच्छा और ख़राब कोई नहीं होता है कि हाँ वो अच्छा पढ़ा है और ख़राब पढ़ा है। अच्छा और ख़राब का पता आपको पता चलता है,
ये कब पता चलेगा? ये तभी पता चल पाएगा जैसे आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, जैसे आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन बनाया। और अभी तक मैंने जो भी पेपर्स पढ़ाए हैं सारे मोस्टली जो है हमारे पेपर्स न्यूमेरिकल ही हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले मैंने अभी स्टार्टिंग से मैंने जो भी पेपर पढ़ाए हैं, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, थोड़ा सा टाइम लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये जानना आपको ज़रूरी है ताकि मैं कनेक्ट कर पाऊँ आपको करेक्ट लेक्चर के साथ में, ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, इसके अलावा मैंने पढ़ाए थे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, इसके अलावा मैंने यहाँ पे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर भी पढ़ाया है, बट हो सकता है यहाँ वाले बैच को नहीं पढ़ाया हो, लेकिन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर भी मैंने पढ़ाया है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर लगभग यहाँ से हर एक एग्जामिनेशन में मोस्टली नियर अबाउट एटलीस्ट 20 क्वेश्चन, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कम से कम यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। कैसे पूछे जाएंगे? देखो, मैकेनिक्स का जो पार्ट है, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर की जो पार्ट है, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप मैकेनिक्स से है। अगर आपको मैकेनिक्स आएगा तभी मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर आएगा, है ना। तो मैकेनिक्स जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है उनको मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आता है। क्यों? क्योंकि उसमें बेसिक डिफॉर्मेबल बॉडी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में मैकेनिक्स से पढ़ना होता है। और यहाँ पर जब हम आते हैं मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में तो उसके एप्लीकेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दो पेपर तो ऑलरेडी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे ही मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं तो मैकेनिक्स को भी आप कंप्लीट कर लेते हैं ऑलरेडी। और हर एक एग्जामिनेशन में यहाँ से सिविल इंजीनियरिंग की कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे मैकेनिक्स से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि पूरा जो स्ट्रक्चर ही है, जो पूरा स्ट्रक्चर है सिविल का, वो मैकेनिक्स पे ही बेस्ड है ना। तो अब मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर जैसे आप पढ़ते हैं तो फिर आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ से आता है डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। हर एक एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन डैम श्योर है, बिना इसके सिविल रह ही नहीं सकता है। और डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर वेरी मच रिलेटेड टू कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग मटेरियल, है ना। आपने देखा होगा इसमें सीमेंट के बारे में, सैंड के बारे में, कंक्रीट के बारे में और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो कहीं ना कहीं डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर जो पेपर है वो इंटर रिलेटेड है कंक्रीट टेक्नोलॉजी से और प्लस बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि ये पेपर आपको आने चाहिए, है ना। अगर आप डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर करने जा रहे हो तो अगर आपको बिल्डिंग का पार्ट ही नहीं पता है, बीम क्या होता है, स्लैब क्या होता है, और उसके अलावा डोर क्या होता है, विंडो क्या होता है ना, कंक्रीट क्या होता है, सीमेंट क्या होता है, तो अगर मटेरियल के बारे में ही आपको नहीं पता है तो आप कंक्रीट का स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करेंगे, है ना। अब देखिए थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप हमेशा देखते हो कि मैं बताता हूँ क्वेश्चन जब सॉल्व करता हूँ तो लिखो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बराबर होता है WL²/8 जब पॉइंट लोड आ रहा है, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम पे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि WL²/8। बट कहाँ से आया WL²/8? इसको मैंने तब पढ़ाया था जब मैं मॉस पढ़ा रहा था, जब मैं टॉस पढ़ा रहा था। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में मैंने शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताया था और वहाँ पे मैंने बताया था कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, मैक्सिमम शियर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डिफरेंट केसेस के लिए, डिफरेंट बीम के लिए कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने उस वक्त बताया था, ठीक है। अब देखो DSS के बारे में आता है, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में। तो ठीक यही चीज़ है जो अभी कंक्रीट में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्टील के केस में पढ़ा था कि कनेक्शंस क्या होता है, कैसे कनेक्ट करते हैं मेंबर्स को, कंप्रेशन मेंबर क्या होता है, टेंशन मेंबर क्या होता है, या फिर एक्सेल लोड का जो कॉलम्स होता है या पेडेस्टल होता है कैसे डिज़ाइन करते हैं। ये सारे को मैंने स्टील में पढ़ाया था। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्ट्रक्चरल पार्ट, और सिविल का एकदम ये कह सकते हैं बैकबोन है ना। बिना इसके सिविल खड़ा ही नहीं रह सकता है। अगर इतने चीज़ों में अगर आपको कमांड हो जाता है, इतने सारे जो पेपर्स मैंने आपको बताए हैं, तो एटलीस्ट अगर इतने चीज़ों में कमांड हो जाता है तो आप हर एक एग्जामिनेशन में 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्टली हिट कर सकते हैं। मतलब आप देखेंगे आंसर मारेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है। और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले आएंगे तो जो मैं जितना न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ दैट इज़ सफिशिएंट, वो आपके लिए सफिशिएंट है अप टू योर लेवल। आप JEE लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन देंगे वहाँ पे आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो देखो इसे बताना बहुत ज़रूरी था, जो कि सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता है ना। पढ़ाई के साथ साथ आपको एक बेसिक आइडिया भी होना चाहिए और एक गाइडलाइन भी मिलना चाहिए ताकि आपको करना क्या है, किस तरीके से आप करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, क्योंकि ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को,
क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जानकारी के अभाव में हमें एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जो कि हम सभी फेस करते हैं अपने पढ़ने के पीरियड्स में, ठीक है। तो मुझे जो जानकारी है या मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है तो मैं आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ। तो आप इसी चीज़ को इंपॉर्टेंट समझें और इसको हल्के में नहीं ले स्ट्रक्चर पार्ट को, ठीक है। अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो बाद में आप पे काफ़ी भारी पड़ेगा। जब यहाँ से आप पास आउट किसी भी तरीके से खींचते के पास हो जाते हैं, किसी भी रगड़ के पास हो जाते हैं तो, लेकिन बाद में इतना डिफ़िकल्टीज आएंगे कि आप कहीं भी आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए या कहीं पे भी, तो आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट आरसीसी से आते ही हैं, है ना। क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो आरसीसी, तो आप एनालाइज कर रहे हो कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर से रिलेटेड, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। आगे चलिए स्टार्ट करते हैं असम्पशंस के बारे में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था मुझे बताने, इसलिए मैंने आपको भी बताया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो इंपॉर्टेंट असम्पशन है, प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। इट मीन्स दैट द स्ट्रेन एट एनी पॉइंट इन द क्रॉस सेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। पहला जो ये है कि जो सेक्शन जो है प्लेन है, जो मान लो कि बेंडिंग से पहले ऐसे है और बेंडिंग होगा तो कैसा होगा, आपने बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ किया था, तो बेंडिंग होने के बाद में सेक्शन कुछ इस तरीके से बेंड हो जाता है, ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से नहीं बन पा रहा है, ऐसा होगा। तो ये जो प्लेन सेक्शन है ना, बेंडिंग के बाद में भी ये सेक्शन क्या होगा, ऐसे प्लेन ही रहेगा, है ना। मतलब जो प्लेन सेक्शन है बेंडिंग से पहले और आफ्टर बेंडिंग भी नॉर्मल में क्या होगा, प्लेन होगा। ये चीज़ पहला असम्पशन है। दूसरा देखिए, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट at the outermost compression fiber is taken as 0.0035 in bending। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेन जो है कंक्रीट में आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में कितना होता है, तो 0.0035, ठीक है, 0.0035 इन बेंडिंग इन आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर ऑफ कंक्रीट, ये याद रखिएगा, ठीक है। दो एजम्पशन, ये एजम्पशन मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये सब आईएस कोड ने कहा है, ठीक है। चलिए थर्ड एजम्पशन की ओर में मूव करते हैं हम लोग। द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन कॉन्क्रीट इज एज्यूम टू बी पैराबोलिक। देखिए आईएस कोड ने क्या कहा है कि जो रिलेशनशिप है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्क्रीट के बीच में, उसे पैराबोलिक एज्यूम किया गया है। तो मैंने आपको बताया भी था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर में जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम था वो क्या था, एक लीनियर डायग्राम था, जबकि लिमिट स्टेट के अंदर में पैराबोलिक होता है। एंड दैट क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यहाँ से दो बनते हैं, एक पहला तो 0.0035 आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में स्ट्रेन का वैल्यू, और दूसरा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो होता है कंक्रीटली पैराबोलिक होता है, ठीक है। For design purpose, the compressive strength of concrete is assumed to be 0.67 times the characteristic strength। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ की वैल्यू को हम लोग 0.67 टाइम्स लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यानी FCK का। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। यानी डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो हम लेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का 0.67 टाइम्स लेंगे, यानी कि 67% लेंगे, ओके। थर्ड ऑब्जेक्टिव, द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा MC by 1.5 शैल बी अप्लाइड इन एडिशन टू दिस, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे कंक्रीट में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 लेंगे, जो कि मैंने क्यों लेंगे 1.5, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा तो पहले आप उसे जरूर देख लें। सो देखिए 0.677 आ गया आपका डिज़ाइन स्ट्रेंथ, कितना आ गया, FD बराबर 0.67 FCK। अब देखिए मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, हम उसमें क्या करेंगे, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो कितना लेते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, 1.5 लेते हैं, ठीक है। तो यानी मैक्सिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा कंक्रीट के अंदर में, ये हो जाएगा 0.67 FCK डिवाइड बाई 1.5, जहाँ पे FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, जो कि डिपेंड करेगा किस पे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। अगर M20 है तो क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक उसी तरीके से अगर M30 होगा तो 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये होगा। मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी आप कॉन्सेप्ट को सीखते चलो, ठीक है। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ 0.67 FCK। अब मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए क्या करेंगे हम लोग, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टर से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट। चलिए ठीक है।
डी नंबर देखिए, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज इग्नोर्ड, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये जो इंपॉर्टेंट अब्जम्पशन है हमारा लिमिट स्टेट का कि हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द स्ट्रेसेस इन द रिइंफोर्समेंट आर टेकन फ्रॉम द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और द टाइप ऑफ स्टील यूज्ड। जो स्ट्रेसेस लेते हैं रिइंफोर्समेंट के अंदर में वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व से लेते हैं और डिपेंड करता है टाइप ऑफ, किस टाइप का स्टील का यूज़ किया गया है। टाइप ऑफ स्टील कहने का मतलब है माइल्ड स्टील यूज़ किया गया है या HYSD बार, कौन सा बार, HYSD बार। और HYSD बार में कौन कौन सा दो टाइप होता है, Fe415, Fe415 टाइप का स्टील होता है, इसके अलावा Fe500 टाइप का स्टील होता है। इस दोनों का में से कौन सा टाइप का स्टील लिया गया उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था फॉर डिज़ाइन पर्पस द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा MS इक्वल टू 1.15 शैल बी अप्लाइड। तो मैंने बताया था आपको कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो है स्टील के केसेस में 1.15 लेते हैं। क्यों लेते हैं 1.15? लास्ट के लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन इन्फोर्समेंट इन द सेक्शन ऑफ फेलियर शैल नॉट बी लेस दैन Fy डिवाइड बाई 1.15 ES प्लस 0.002, ठीक है। ये जो होता है स्ट्रेन है एट द लेवल ऑफ टेंशन इन्फोर्समेंट, मतलब टेंशन इन्फोर्समेंट के अगर पास में आपको पूछा जाए कि मैक्सिमम कितना स्ट्रेन होता है तो कितना होगा, Fy डिवाइडेड बाई 1.15 ES है ना, प्लस 0.002, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.87 Fy बाई ES प्लस 0.002, ये भी आप लिख सकते हैं। या तो Fy बाई, यहाँ पे ये लिख सकते हैं आप Fy डिवाइड बाई 1.15 ES प्लस 0.002, या कहीं कहीं आपको मिलेगा 0.87 Fy बाई ES, क्योंकि जब 1/1.5 आप करेंगे 1/1.5 करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा 0.87, ठीक है। बाकी Fy बाई ES तो कांस्टेंट है, प्लस 0.02 भी कांस्टेंट है। तो आप Fy बाई 1.15 ES भी कर सकते हैं, प्लस 0.002 ये करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.87 Fy बाई ES और प्लस 0.002। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेन जो है टेंशन इन्फोर्समेंट के पास कितना होता है, तो 0.87 Fy बाई ES प्लस 0.002, या फिर डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला आपका दिया जाएगा तो आप ये भी वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अजम्पशन जो है, पांचों अजम्पशन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर कंक्रीट। कंक्रीट के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप कैसे है ये हम भी क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट, देखने जा रहे हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर कंक्रीट, ठीक है, जो कि एज पर IS 756/2000 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम ही दिखा देता हूँ ताकि आप क्लियरिफाई हो जाओगे। देखो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पे ये जो पार्ट है इस तरीके से है ना, स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे, स्ट्रेस वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब इसके अलावा आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होगे कि हमारा जो डायग्राम है वो पैराबोलिक है। कैसा है स्टूडेंट, पैराबोलिक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यहीं से समझ में आता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो होता है कंक्रीट के केसेस में, LSM के केसेस में यहाँ पे पैराबोलिक होता है। 1 सेकेंड, थोड़ा पानी पी ले रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली में बोलने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगता है ना, बिना पानी का 1 घंटा बोलना काफ़ी मुश्किल काम है। बट मेरी इस एनर्जी से अगर आप कुछ सीख रहे हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, है ना। चलिए ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रेन की वैल्यू, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन की वैल्यू देख सकते हैं आप 0.001 है यहाँ पे 0.002, यहाँ पे 0.003 और यहाँ पे 0.0035। यही मैंने आपको बताया था कि आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में जो स्ट्रेन होता है कंक्रीट में ये होता है 0.0035। यहीं से मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब देखिए
ये जो आप देख रहे हैं कर्व, मैं इसको ब्लू कलर से ही दिखा रहा हूँ अभी। ये जो कर्व देख रहे हैं ना, ये जो पैराबोलिक कर्व आप देख रहे हैं, ये एफसीके का है, यानी ये पैराबोलिक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। आइडियलाइज्ड कर्व फॉर कंक्रीट इन क्यूब, ये आइडियलाइज्ड कर्व है, ठीक है। अब देखिए, ये तो सिंपल एफसीके का कर्व हो गया। अब मैंने एक चीज़ आपको बताया था एफडी के लिए, डिज़ाइन के लिए, ये मैंने कितना बताया था 0.67 एफसीके, यानी कितना हो गया 67%। तो क्या होगा, ये वाला कर्व से जो ऊपर वाला कर्व मैंने बताया था उससे क्या होगा, कम होगा डिज़ाइन कर्व। तो ये वाला पार्ट जो ग्रीन वाला दिखा रहा हूँ ना, ये डिज़ाइन कर्व हो गया, ठीक है। ये हो गया 0.67 एफसीके, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली में ये डिज़ाइन कर्व हुआ, डिज़ाइन कर्व को आप पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली में डिज़ाइन ये होगा, यानी कि जो एक्चुअल जो मैक्सिमम ये होगा नीचे वाला होगा डिज़ाइन कर्व, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो मैं पार्ट अभी दिखाने जा रहा हूँ, ये आप पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से जब डिवाइड कर देंगे अपने एफडी वाले पार्ट को, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट आएगा जो कि एक्चुअली में डिज़ाइन कर्व ये होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एफडी का वैल्यू 0.67 एफसीके हो गया, ठीक है। अगर डिज़ाइन कर्व बोला जाएगा तो एक्चुअली ये होगा 0.67 एफसीके डिवाइड बाई गामा एम, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये तो डिज़ाइन वाला पार्ट हो गया ऊपर वाला, जो कि आ गया 0.67 एफसीके। डिज़ाइन पर्पज़ के लिए हम इतना लेते हैं और डिवाइड कर देंगे इसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 से, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा 0.446 एफसीके, ठीक है। कहीं कहीं इसी चीज़ को लिखा जाता है 0.45 एफसीके, ठीक है। तो ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, डिज़ाइन के लिए डायरेक्ट पूछा जाएगा तो 0.446 एफसीके, ठीक है, विथ कंसिडरिंग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। तो 3 डायग्राम मैंने आपको बताया, एक आइडियलाइज्ड कर्व फॉर कंक्रीट इन क्यूब में, एक आइडियलाइज्ड कर्व फॉर कंक्रीट इन स्ट्रक्चर, एक बताया मैंने डिज़ाइन कर्व। तो ये पार्ट आपको याद रखना है 0.446 एफसीके ये आता है, यानी 0.45 एफसीके, ठीक है। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनेशन में आते हैं। कहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एक तो 0.0035 से, यानी कि कंक्रीट के अंदर मैक्सिमम आउटर मोस्ट कंप्रेशन स्ट्रेंथ कितना होता है, तो 0.0035 और यहाँ पे 0.45 एफसीके हो गया आपका डिज़ाइन स्ट्रेस की वैल्यू, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ पे इसका यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। इसको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट हो तो दिक्कत नहीं हो। द डिज़ाइन पर्पसेस, फॉर डिज़ाइन पर्पसेस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द स्ट्रक्चर इज टेकन एज 0.67 टाइम्स द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, है ना। देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो वैल्यू होता है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का 0.67 टाइम लेते हैं। द 0.67 फैक्टर्स इंट्रोड्यूस टू अकाउंट फॉर द डिफरेंसेज इन स्ट्रेंथ इंडिकेटेड बाय द क्यूब टेस्ट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन एक्चुअल स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों कम लिया जाता है, क्योंकि एक्चुअली में जो हमारा क्यूब का जो स्ट्रेंथ होता है उससे काफ़ी कम स्ट्रेंथ होता है जब हम फील्ड में आ जाते हैं, है ना। तो फील्ड का स्ट्रेंथ जो है हमारा कितना हो गया, 67% हो गया एज पर IS कोड, यानी 0.67 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना लेते हैं हम लोग कंक्रीट के लिए, 1.5 लेते हैं एडिशन टू दिस फैक्टर। इसके अलावा हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेते हैं 1.5 टाइम्स, ठीक है। तो 0.67 तो आपका आ गया कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, डिवाइड कर दिया 1.5 से, एक्चुअली में एफसीके होता है। तो ये वाला पार्ट आ गया था आपका 0.45 एफसीके, तो ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ ये वाला हो गया, ठीक है। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना हो गया 0.67 एफसीके और डिवाइड कर दिया 1.5 से, तो ये आ गया आपका डिज़ाइन स्ट्रेस, डिज़ाइन एफडी, ठीक है। देखिए इसमें एक और टर्म एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं। द इनिशियल पोर्शन ऑफ द कर्व इज पैराबोलिक, इनिशियली पैराबोलिक होता है। आफ्टर ए स्ट्रेन ऑफ 0.002 यानी 0.2% द स्ट्रेस बिकम्स कांस्टेंट विथ इंक्रीजिंग लोड अंटिल a strain of 0.0035 is reached and here is the concrete is assumed to have failed, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी आपको डायग्राम से। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारा कर्व यहाँ पे पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक है कहाँ तक 0.2% प्रूफ स्ट्रेस के बाद में, यानी कि 0.002 स्ट्रेन के बाद 0.002। इसके बाद जो है हमारा लोड क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जाकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो 0.2% दिखाया गया है यही है आपका
ये यहाँ से जो है पैराबोला से रेक्टेंगुलर हो जाता है, यहाँ तक तो पैराबोलिक है, फिर से क्या होता है रेक्टेंगुलर हो जाता है, वहाँ पे जाकर के हमारा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है कंक्रीट का, वो क्या होता है कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर कंक्रीट। मुझे लगता है कि आपको ये पूरा जो मैकेनिज्म है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये तो मैंने कंक्रीट के लिए आपको बताया, अब स्टील के लिए देख लेते हैं। स्टील के केसेस में मैंने आपको बताया था, अभी क्या बताया था, जो डिज़ाइन स्ट्रेस से कितना लेते हैं 1.FY डिवाइड बाई 1.15, FY डिवाइड बाई 1.15, यानी इसको हम कह सकते हैं 0. जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.87 क्या जाएगा FY आ जाएगा। ठीक है, यही लिखा गया है। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील फेरस 415 Fe 500 आर शोन इन द फिगर, नीचे दिखाया गया, मैं बता रहा हूँ आपको। द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस इज टेकन एज अ यील्ड स्ट्रेस एंड द डिज़ाइन कर्व इज ऑब्टेन आफ्टर अप्लाइंग अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस के बराबर लिया जाएगा, उसमें क्या करेंगे हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, द डिज़ाइन स्ट्रेस ऑफ स्टील इज इक्वल टू FY डिवाइड बाई 1.15, दैट मीन 0.87 FY फॉर हाई स्ट्रेंथ बार, यानी कि हाई स्ट्रेंथ यानी HYSD बार, क्या कहते हैं हम उसको HYSD बार, इसको कहा जाता है हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्मेबल बार। मैंने पहले भी इसका आपको फुल फॉर्म बताया है बहुत बार, क्या कहते हैं HYSD बार को, फिर सुनिए आप लोग, हाई स्ट्रेंथ, हाई यील्ड स्ट्रेंथ है ना, Y फॉर यील्ड, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेबल या डिफॉर्म्ड बार भी कह सकते हैं, डिफॉर्म्ड बार, इसको कहा जाता है HYSD बार। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है फॉर हाई स्ट्रेंथ यानी 415 500 द यील्ड पॉइंट इज नॉट डिस्टिंक्ट, यील्ड पॉइंट क्या होता है डिस्टिंक्ट नहीं है, हेंस यील्ड स्ट्रेस इज टेकन एज अ 0.2% प्रूफ स्ट्रेस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाइड टू इट। यील्ड स्ट्रेस वहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम जो यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू लेते हैं 0.2% लेते हैं प्रूफ स्ट्रेस का, उसके बाद वहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर वहाँ पे क्या करते हैं अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा और भी क्लैरिफाई हो पाएगा जब हम आपको डायग्राम दिखाएंगे। ठीक है, देखिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम यही है, आप देख सकते हैं, ये स्ट्रेन डायग्राम और ये स्ट्रेस, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है FY, जब यहाँ पे आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिए तो ये आ गया 0.87 FY, ये भी आता है एग्जाम में, डिज़ाइन कितना लेते हैं तो 0.87 FY। ठीक है, तो डिज़ाइन कर्व हो गया, और ये इसका वैल्यू जो है माइल्ड स्केल 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² लेते हैं, ये आपको तो ऑलरेडी पता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। अब देखिए एक बार मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डिफरेंट जो स्टील है उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। माइल्ड स्टील वाले के ऊपर बता दिया मैंने, अब यहाँ पे हाई स्ट्रेन डिफॉर्मेबल बार के लिए मैं आपको बता देता हूँ, किसके लिए HYSD बार के लिए। एक्चुअली मैं थोड़ा सा फिगर ये हो पा रहा है ना, किसके लिए बताने जा रहा हूँ HYSD बार के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पे ये देख सकते हैं आप स्ट्रेस स्ट्रेन, और यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है 0.001, देखिए 0.002, 0.003, 0.004, 0.005 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है किसके लिए स्टूडेंट, माइल्ड स्टील के लिए। देखिए इस तरीके से वैरी कर रहा, पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ Fe 415 के लिए, तो देखिए ये FY 415 के इस तरीके से डायग्राम होगा, और जब आपको डिज़ाइन वाला चाहिए तो क्या करेंगे, डिज़ाइन वाले के लिए मैं ग्रीन कलर को दिखा रहा हूँ, डिज़ाइन वाले के लिए क्या करेंगे, जितना FY का वैल्यू है उसमें 1.15 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, यानी कि FY जो है गामा ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहा जाता है, जो कि स्टील के लिए 1.15 लेते हैं, सारे स्टील के लिए, चाहे वो माइल्ड हो चाहे वो HYSD हो, किसी की भी केसेस में। ठीक है, और कंक्रीट के लिए कितना लेते हैं 1.5, अगर गामा MC रहता है, यानी गामा फॉर पार्शियल फैक्टर
फैक्टर ऑफ सेफ्टी, M फॉर क्या, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, और C फॉर कंक्रीट। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्रीट के लिए कितना रहता है 1.5, तो इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, मैं अभी ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। तो 1.15 आ गया, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 415 डिवाइडेड बाई में क्या आ जाएगा 1.15। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आप ड्रॉ करोगे Fe 500 के लिए भी, ऐसे आ जाएगा Fe 500। और यहाँ पे अगर डिज़ाइन कर्व आप ड्रॉ करोगे तो सिर्फ इसी वाले पार्ट में, जो पार्ट मैंने आपको बताया है, उसमें आप 1.15 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा डिज़ाइन कर्व, यानी कि 500 डिवाइड बाई 1.15। रीज़न क्या है कि 1.15 से हम डिवाइड कर रहे हैं? कभी सोच रहे हो इस पर कि केवल क्या रीज़न है? मतलब जितना इसके अंदर में स्ट्रेंथ है ना 500, तो 500 इस पर हम नहीं देंगे, 500 से क्या कर दिए, कम कर दिया। 500 को 1.15 से डिवाइड कर दोगे तो कोई भी वैल्यू आएगा जो कि 500 से क्या होगा, कम होगा। हमारा स्ट्रेंथ 500 है लेकिन हम उसको कम ही पे डिज़ाइन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें सेफ होगा, मतलब वो कोलैप्स नहीं करेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए हम वहाँ पे उसके स्ट्रेंथ को पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड कर दे रहे हैं। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा RCC, और इससे पहले जो भी लेक्चर आपने देखा है लिमिट स्टेट मेथड का, काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। और काफ़ी देखिए, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आप अपना इंटरेस्ट इसमें ले और आप पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से सीखें, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यही ये जो 4-5 सब्जेक्ट जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यही वो सब्जेक्ट है जो आपको एग्ज़ाम में डिफ्रेंशिएट करेंगे। बाकी और सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे में बच्चे काफ़ी अच्छे करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उतना टिपिकल नहीं होता, उतना टफ नहीं होता पढ़ना। बट यहाँ पे जितने सब्जेक्ट मैंने आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड बताए हैं, यहाँ पे ज़्यादा बच्चे जो है फोकस नहीं करते हैं अपना, और जो बच्चे फोकस करते हैं वहाँ पे, और वो बच्चे अपना क्या करते हैं, वहाँ से रिजल्ट ले आते हैं। क्योंकि ये पार्ट ऐसे है जहाँ पे फोकस करने के बाद तो आसान है, लेकिन अगर आपने इस पर फोकस नहीं किया, इस पर ध्यान नहीं दिया, तो जिस समय आपकी पढ़ाई हो रही है जिस सेमेस्टर में, तो आगे आप कभी सोचोगे भी पढ़ने के लिए, तो शायद उस समय आपके पास इतना टाइम नहीं होगा और ना ही आपको समझ में आएगा उस वक्त, है ना। तो अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, क्योंकि इस समय आपको पढ़ना ही है सेमेस्टर में। तो जब हमको पढ़ना पड़ता है सेमेस्टर में, तो उस समय हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। और बाद में अगर इसी चीज़ को दिया जाए 1 साल के बाद पढ़ने के लिए, तो आप उतना इंटरेस्ट नहीं लोगे, क्योंकि उस समय आपकी नीड नहीं रहेगी उतनी, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अभी आपका वक्त है, और अपने वक्त को आप बर्बाद ना करें, पूरे जो अपना वक्त है वो सीखने में लगाएं, है ना, लर्निंग में लगाएं। तो इसी के साथ अभी हम इस लेक्चर को फिनिश कर रहे हैं। तो ये सेकेंड लेक्चर फिनिश हो रहा है। इसके जस्ट बाद में और भी कुछ कोडल प्रोविजंस है इंडियन स्टैंडर्ड कोड के, वो दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा। फिर से हम 3rd यूनिट को स्टार्ट करेंगे, है ना। 2nd यूनिट में सिर्फ और सिर्फ कोडल प्रोविजंस पढ़ने हैं सारे, जो भी लिमिट स्टेट से रिलेटेड कोडल प्रोविजंस है, ठीक है। और 3rd चैप्टर से हम लोग को पढ़ना है डिज़ाइन ऑफ सिंगल इन्फो सेक्शन बाई LSM। जिस सिंगल इन्फो सेक्शन का डिज़ाइन हम लोगों ने कैसे किया था, जिस सिंगल इन्फो सेक्शन का डिज़ाइन हम लोगों ने किया था किससे, WSM से। किससे किया था, WSM से। अब उसी चीज़ को हम डिज़ाइन करेंगे किससे स्टूडेंट, लिमिट स्टेट मेथड से। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा उसमें, इसलिए नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सॉल्व कर लिया है। बट जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है LSM से देख करके वही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, LSM पे बिल्डअप हो पाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक